कैसे हो आप लोग। आशा करते कि आप लोग ठीक ही होंगे। हम सब आज देखने वाले हैं दो पेपर हल हिंदी का। आज दो पेपर हल हम सब करने वाले हैं। मेरे पास दो पेपर है, आप देख सकते हो, एक पेपर और ये हमारा है सेकेंड पेपर। तो आज इसको हम सब हल करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हमारे यूपी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अदर बोर्ड में। ठीक है, तो ये जो पेपर है तो यूपी बोर्ड का ही पेपर है। ठीक है, तो इसमें हम सब देखने वाले हैं कि सामान्य हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। और इतना ध्यान रखना, अगर इस वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो इतना समझो कि आप हिंदी में 99% यहाँ से नंबर ले जा सकते हो। कैसे, चलिए आइए जानते हैं। देखो, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड है। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर इतने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप पढ़ के जाते हो, जैसे कला और संस्कृति के लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है, अगर आप इतना पढ़ के जाते हो, 20 इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सब पढ़ने वाले हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इतना समझ लेना कि आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पहले हम सब ध्यान देने वाले हैं गद्य और पद्य पर। ठीक है, देखो, ए है 2022 का पेपर और ए है 2020 का पेपर जो हमारा आपके एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, तो देखो, पहला है हमारा खंड का। पहले क्या पूछता है, कहता है 3 घंटे 15 मिनट आपको प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया। मतलब आपको प्रश्न पहले पढ़ना है। और हाँ, इतना ध्यान रखना कि प्रश्न पहले पढ़ लेना तभी आंसर लिखना है। ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन को सही से पढ़े ही नहीं और आंसर देने पहुंच गए, तो ऐसा नहीं करना है, तो इसका ध्यान रखना। ठीक है, देखो, खंड क में क्या पूछा है, कला और संस्कृति के लेखक कौन है, तो इसका आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। ठीक है, अब इसका जो सेकंड है, निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना क्या है। और इसके बाद क्या है हमारा, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है। और निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह क्या है। भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपसे पूछेगा। इसके बाद आपके पद्यांश से पूछेगा, गीत संकलन पारिजात किस कृति के है। और सेम डिट्टो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि साहित्य सहचर के लेखक कौन है। और इसमें क्या पूछा गया है, देखो कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। ठीक है, तो परीक्षा गुरु है मेरे हिसाब से। अब देखो, सरदार पुर सिंह किस युग के लेखक है, द्वितीय युग के लेखक है। तो आपको इसी टाइप का क्वेश्चन आपको मिलने वाले एग्जाम में 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 10 सही करके आना है। अगर नहीं करके आते हो तो समझो कि नंबर यहीं पे कटते हैं। हिंदी के नंबर सबसे ज़्यादा देखो कहाँ कटते हैं, गद्य और पद्य में तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे गद्य जो हमारा आता है वो 10 नंबर का आता है, पद्य भी 10 नंबर का आता है, जस्ट अभी आप लोग देखोगे। और 10 नंबर का हमारा जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, देखो जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है इसी में से नंबर कटता है। और जो संधि विच्छेद मतलब जो एक नंबर का क्वेश्चन रहता है उसी में से सारे नंबर कटते हैं। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है, आपको ठीक से करके जाना है। ठीक है, तो आप देखोगे जो थर्ड क्वेश्चन है क्या पूछता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न उत्तर के मतलब इसका उत्तर देना है आपको। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है, मनुष्य ने युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। तो इसमें देखो क्या करना है आपको, कि इस पैराग्राफ को पढ़ना है। ठीक है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है और ये 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, देखो अब इसमें आपको इसको हल कैसे कैसे करना है अभी हम आपको बताते हैं, वैसे ही आपको हल करोगे एग्जाम में। ठीक है, देखो कॉपी पेन लेके बैठो क्योंकि साथ में हम सब लिखेंगे। ठीक है, पहले से लिख के लेके नहीं आए हैं, आपको साथ में ही लिखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको 3 का जो 2 क्वेश्चन आपको मिलेगा, पहला ए मिलेगा। ठीक है, और दूसरा ए मिलेगा। मतलब दोनों में से कोई एक करो अथवा में करके। ठीक है, तो हम पहले वाले को करेंगे क्योंकि बहुत सिंपल है। देखो क्या सिंपल है, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो आपको क्या करना है, देखो प्रश्न उत्तर, आपको ऐसे ही हेडिंग डालना है, प्रश्न उत्तर नंबर 3। ठीक है, आपको एग्जाम में इसी प्रकार डालना है। और क्या लिखना है, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, संकेत, कि एग्जामिनर को आसानी हो कॉपी चेक करने में। संकेत क्या लिखोगे, राष्ट्र, मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे और इसके बाद फिर जो लास्ट का स्थान है तो आपको क्या करना है, डॉट डॉट करके थोड़ा राइटिंग सही कर लेना। क्या है हमारा स्थान है, तो आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक है, संकेत में। इसके बाद फिर क्या पूछा है आपसे कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है, तो आपको क्या लिखना है कि प्रश्न उत्तर। आप जितनी आसानी से सब लिखोगे, ठीक है, आपको नंबर उतने ही अच्छे मिलेंगे। 3 का फर्स्ट, तो आपको क्या आंसर देना है,
यहाँ पर उत्तर लिख लेना, ठीक है, लिखो चाहे मत लिखो, यहाँ पर तो आपने पहले से लिख दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या देना है आपको कि राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है। तो राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रवास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना संबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, ठीक है। और संस्कृति के विकास, यहीं से देखो है, ठीक है, संस्कृति के विकास और अभ्युदय के राष्ट्र द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो पहला का आंसर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो आप उसको आंसर में लिखना है आपको। अब सेकंड क्या पूछा है, संस्कृति जन का मस्तिष्क किस प्रकार है। तो मस्तिष्क किस प्रकार है कि बिना संस्कृति के जन की कल्पना संबंध मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। तो हमारा सेकंड का आंसर ये हो गया। अब देखो थर्ड में क्या पूछा है, जन की संस्कृति से आप क्या समझते हैं। तो जन, इसी में से आपको पढ़ के इसका आंसर देना है। अब लास्ट में क्या पूछा है, विकास और अभ्युदय का अर्थ स्पष्ट। विकास का मतलब क्या होता है, ग्रोथ करना, बढ़ना। अभ्युदय का अर्थ आप सब कमेंट में बताओगे। अब देखो क्या लिखा है, दिए गए गद्यांश का शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखना है। तो इसमें आपको संदर्भ ये सब कुछ नहीं लिखना है। गद्यांश के शीर्षक का क्या नाम है, तो आपको क्या लिखना है, पाठ का नाम, यहाँ पर प्रश्न उत्तर लिख लेना, ठीक है। लास्ट इसका कर रहे हैं ना, पांचवा प्रश्न, पाठ का नाम और लेखक का नाम, इस प्रकार आपको लिखना है। तो पाठ का नाम क्या है, राष्ट्र है। तो राष्ट्र का स्वरूप है इसका चैप्टर का नाम, फर्स्ट चैप्टर हमारा राष्ट्र का स्वरूप। और इस चैप्टर से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना ध्यान रखना। लेखक का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगर आपसे गलती से कह दे कि मतलब अगर इसमें पूछ दे संदर्भ कि इसका संदर्भ लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो संदर्भ लिखने का एक अच्छा सा तरीका है कि आप संदर्भ किस प्रकार लिखो। संकेत लिखने के बाद आप संदर्भ कैसे लिखोगे, देखो क्या लिखना है आपको। ये हमारा क्या है, गद्यांश है, इसको ध्यान रखना, गद्यांश है। तो आपको किस प्रकार लिखना है, इसको नोट करते हुए चलो, अच्छे से नोट करोगे तो आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है। तो यही लिखना है आपको, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हिंदी के, यहाँ पर मंजरी मत कर देना, ठीक है, हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप। अब इसको क्या करना, डबल डैश में इसको बंद कर देना और इसको क्या करना, ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है। इसको किस पेन से लिखोगे, ब्लैक पेन से, ठीक है। राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। और इसके रचयिता कौन है, इसके लेखक, ठीक है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। तो यहाँ पर इस टाइप का करके आपको क्या लिखना है, वासुदेव शरण अग्रवाल, ब्लैक पेन में लिखना, अग्रवाल जी है, ठीक है, लास्ट में जी भी लगाना है आपको, अग्रवाल जी डबल डैश बन जी, ठीक है। अब यहाँ तक यही हमारा संदर्भ हो गया। इसके बाद फिर आपको व्याख्या करने को दे तो व्याख्या करना। अगर व्याख्या नहीं समझ में आए तो इसी को लिखना, बस थोड़ा बहुत घुमा देना, इसमें तो आप सब एक्सपर्ट हो ही, ठीक है। तो आपको इस प्रकार लिखना है। और अगर आप सब नहीं लिख पाए होगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो इसका जो फोटो टेलीग्राम पे वैसे अपलोड कर देंगे हम, आप सब कमेंट करोगे तो वैसे पहले से ही अपलोड रहेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाना, टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है, ओके। अब देखो क्या पूछा है, अगर जिन बच्चों को पहला नहीं है, अगर लगे कि कठिन है, तो आप क्या करोगे, सेकंड वाला कर लोगे, ठीक है, सेकंड वाला कर लोगे। और आप जो सेकंड पेपर है उसमें भी देख सकते हो कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से ही पूछा है, ठीक है। तो ये हमारे राष्ट्र के स्वरूप से ही पूछा है, किसी और चैप्टर से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दो चैप्टर यानी पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर अगर आप पढ़ लोगे तो आप देखो इसमें भी क्या पूछा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का शीर्षक और लेखक। तो पाठ का शीर्षक और लेखक जरूर पढ़ के जाना, इतना ध्यान रखना। बाकी जो और लेखांकित अंश की व्याख्या करना है तो कर ही लोगे आप सब। और बाकी जो 3 क्वेश्चन है आपको यही पैराग्राफ पढ़ के, जो पैराग्राफ पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। और 10 नंबर आप आसानी से यहाँ से ले जा सकते हो। तो राष्ट्र का स्वरूप से आएगा ही आएगा, इतना ध्यान रखना। अब देखो क्या चौथा क्या पूछा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो आपको पद्यांश मिलेगा, ठीक है। तो हमारा 4 लाइन का पद्यांश है। अब इसमें जो आंसर पूछा है, तपस्वी संबोधन किसके लिए किया था, किसके लिए करता है, तो आपको इसका मीनिंग निकाल के, मतलब इसका अर्थ निकाल के इसी में से ढूंढ के आपको लिखना है, ठीक है। बट लिखना जरूर, आए चाहे ना आए फिर भी लिखना है बहुत। आ शब्द के
से किस भाव को व्यक्त किया जाता है? दुख को रात्रि तथा सुख को नवल प्रभात क्यों कहा जाता है? तो खुद से भी लिख सकते हो। एक पर्दा या झीना नील का भाव स्पष्ट कीजिए, तो इसका मतलब आपको बता देना। पाठ का शीर्षक तथा कवि का नाम, तो आपको पद्यांश में पाठ का शीर्षक और कवि का नाम पूछेगा ही पूछेगा, तो आपको लिखना है कि ये कौन सा चैप्टर का है, ठीक है। या अगर आपको समझ में ना आए तो अथवा में करके आपको दिया सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, ठीक है। कौन सा चैप्टर का हम सब देख लेते हैं, अभी देर क्यों करते हैं, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं। वैसे भी आप लोग का तो 24 फरवरी को पेपर है, ठीक है। तो हमारा पद्यांश खोल लेते हैं, कौन सा चैप्टर का है देख लेते हैं, कि पहले से आप लोग लेखक का नाम याद करके रखो, ठीक है। सुमित्रानंद पंत, चैप्टर फर्स्ट कौन सा है हम देख लेते हैं, ठीक है। कैकेयी का अनुताप से भी एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। जैसे देख सकते हो आप लोग, एक चैप्टर है हमारा कैकेयी का अनुताप, इससे भी आपके 2025 में चांस लग रहे हैं कि इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएंगे। कैकेयी का अनुताप आप कैसे पहचानोगे? अगर कोई भी रामायण से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे रामायण से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको इसका आंसर देना है कि इसके जो शीर्षक का नाम क्या है, कैकेयी का अनुताप, और इसके लेखक का नाम क्या है, मैथिली शरण गुप्त। वेरी गुड। तो आपको इसी प्रकार देना है। अब इसमें भी देख सकते हो जो सेकंड क्वेश्चन है अथवा में, उसमें भी पूछा कवि ने मनुष्य को सावधान क्यों किया है, क्यों सावधान किया है, कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा है, मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों कहा गया है, विज्ञान को तलवार क्यों, पद्यांश का महाकाव्य का अंश बताइए। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय दीजिए। साहित्य परिचय आपको किस प्रकार देना है, अभी आपको हम लिख के सेम दिखाएंगे। आपको इसी प्रकार एग्जाम में लिख के आना है कि आपको किस प्रकार जीवन परिचय लिखना है। तो जैसे हम सब यहाँ पर देखो वासुदेव अग्रवाल जी का पढ़ के जाओ तो आ ही जाएगा। इसमें से कोई 2 पढ़ के चले जाना जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जन्म मृत्यु ये सब पढ़ के चले जाओ और बाकी उनका तारीफ कर देना और लास्ट में उनकी रचनाएं पढ़ के जरूर जाना। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हम सब करने वाले हैं, किस प्रकार करेंगे अभी आप सब देखोगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेटिंग डालो, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय मेरे साथ लिखते हुए चलो और अपनी तैयारी को बेहतर बनाओ। देखो वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो कितने बार पूछा जा चुका है देख सकते हो, ठीक है। 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 में भी आने वाला है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको जीवन परिचय इस प्रकार नहीं लिखना है जिस प्रकार दिया हुआ है मास्टरमाइंड में, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लेना है। तो आपको किस प्रकार लिखना है, देखो यहाँ पर अभी आपको लिख के दिखाते हैं आपको किस प्रकार लिखना है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का हम सब लिख रहे हैं, तो आपको प्रश्न उत्तर नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालना है आपको वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अब वहाँ पर आपको क्या करना है, जन्म कब हुआ था इनका, 1904 ईस्वी में, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से करके 1904, और इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1967 में। तो आपको इस प्रकार लिखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सिंपल सा डब्बा बनाना है, ठीक है। देखो क्या करना है कैसे, इसमें संक्षिप्त हम लोग कर लेंगे कि आपका जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करने से पहले ही आपको नंबर दे दे। तो आप इस प्रकार से स्केल से लाइन खींच लेना, ठीक है। अब आप किसका जीवन परिचय लिख ले, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। तो उनके पिता जन्म कब हुआ था, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो जन्म 1967 ईस्वी में। स्थान कौन सा था, मेरठ जिले में, ठीक है। मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में, ठीक है। तो मेरठ जिले में सब लिख लेना। और पिता का क्या नाम था, पिता का नाम, माता का नाम ऐसे लिख सकते हो। और कौन कौन सी भाषा आती थी, तो उनको भाषा आती थी हिंदी, इंग्लिश, मतलब पाली, संस्कृत, उर्दू, यहाँ पे आप सब लिखोगे। अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है, उनकी रचना लिखना है यहाँ पे। अब रचना कौन कौन सी थी, पृथ्वीपुत्र, ठीक है, कल्पलता, यहाँ पर डैश दे देना, ठीक है, कल्पलता, कल्पवृक्ष। अब लास्ट में आप क्या कर देना, मृत्यु। अब मृत्यु कब हुई थी, 1967 ईस्वी में। एग्जामिनर जब इतना देखेगा, ठीक है, तो फुल मार्क्स पहले ही दे देगा। अब तब इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद अगले पेज में आपको क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। सेकंड पॉइंट में क्या करना है, जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद फिर आपको साहित्य परिचय में
लिखना है। साहित्य परिचय में तारीफ करना है आपको कि उन्होंने क्या क्या पद पाया और क्या क्या मतलब प्राप्त किए, ठीक है, साहित्य परिचय। और फिर आपको आधा पेज या एक पेज में आप इनका रचनाएं लिख दोगे, ठीक है। तो आपके 1 नंबर भी नहीं कटने वाले हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अगर आप इस प्रकार लिखते हो तो आपका जीवन परिचय में 1 भी नंबर नहीं कटेगा, फुल मार्क्स आपको एग्जामिनर खुश होकर 5 नंबर दे के जाएगा, ठीक है। और देखो फर्स्ट पेपर में भी यही पूछा था। अब सेकंड पेपर आपको दिखाते हैं हम। सेकंड पेपर में भी वासुदेव शरण अग्रवाल जी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। देखो जीवन परिचय 5वां का क वासुदेव शरण अग्रवाल जी, हरिशंकर परसाई, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ठीक है। तो इसमें भी 5वें में क्या पूछा है हमारा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। अब खंड का में क्या पूछा है, इतना ध्यान रखना कि मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पद, सचिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, अज्ञेय, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है कि जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सचिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, अज्ञेय। तो आप जयशंकर प्रसाद का भी पढ़ के जाओगे तो आप आसानी से लिख सकते हो। तो जयशंकर प्रसाद जी का भी जीवन परिचय आपको इसी प्रकार लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में भी आपको कैसे लिखना है, एक बार फिर से देख लो। देखो आपको जीवन परिचय में इसके जगह पे वासुदेव शरण अग्रवाल जी, मतलब आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जगह पे जयशंकर प्रसाद, आपको वैसे 2 जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। तो वासुदेव शरण अग्रवाल गद्यांश के कंप्लीट, पद्यांश में जब लिखना है तो बस वैसे ही जयशंकर प्रसाद, उनका जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, पिता, माता, भाषा, रचना और मृत्यु, ठीक है। तब इसके बाद फिर आप जीवन परिचय, फिर साहित्य परिचय, फिर रचना इनके बहुत सारे तो लिख सकते हो। अब देखो इसमें कहानी क्या है कि ध्रुव यात्रा या बहादुर कहानी का सारांश लिखिए अधिकतम 80 शब्द में, या पंचलाइट तथा ध्रुव, मतलब चारों में से किसी एक का आपको क्या करना है, मतलब किसी एक का आपको इसका कहानी लिखना है। और इसमें भी सेम यही पूछा है, इसमें भी सेम यही पूछा है कि ध्रुव यात्रा, बहादुर, पंचलाइट या लाठी। अब चारों में से किसी एक का लिखना है। बहादुर, ध्रुव यात्रा, पंचलाइट तीनों तो मिल गया, लाठी आपका सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, तो इसीलिए आपको नहीं दिख रहा। तो ये चारों में से किसी एक का लिखना है। तो पंचलाइट बहुत अच्छा है, पंचलाइट के बारे में आप आराम से डिटेल में लिखना कि पंचलाइट में है क्या क्या, ठीक है। और देखो इसके बाद 100 पट्टी खंड काव्य आएगा, इसमें भी खंड काव्य आएगा आपके जिले के हिसाब से, ठीक है। तो आप जिस जिले से होगे खंड काव्य आराम से लिख के आना। और देखो संस्कृत के बारे में पूछेगा, ठीक है। और एक चीज़ नोट कर लेना, अगर आप साइंस के स्टूडेंट होगे, ठीक है, एक चीज़ आपको बता दें, देखो क्या बताने वाले, इसको विशेष नोट करके लिख ले रहो, टेंशन मत लेना। साइंस वाले के लिए तो बल्ले बल्ले। अगर आप पीसीएम या पीसीवी के स्टूडेंट हो तो अनिवार्य संस्कृत के, मतलब संस्कृत के कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको इसका क्या करना पड़ेगा, आपको 8वां का क और 8वां का ख, दोनों में से आपको 7-7 नंबर का आपको क्या करना है, इसमें इसका अर्थ निकालना है। पहले आपको क्या लिखना है, संकेत। देखो अब इसको हल कैसे करोगे, ठीक है, अभी आपको बताते हैं। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप किस प्रकार लिखोगे, देखो सबसे पहले आपको संकेत डालना है, ठीक है। प्रश्न उत्तर नंबर यहाँ पे डाल लेना, प्रश्न उत्तर नंबर 8, ठीक है। संकेत में आपको क्या लिखना है, धन्योन्यम डैश डैश करके, आपको लास्ट वाला वर्ड कौन है, अस्थि, ठीक है। तो आप अस्थि लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद फिर क्या करना है, आपको क्या लिखा है, गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ। तो एक यहाँ हमारा है और सेकंड वाला यहाँ है, तो अगर फर्स्ट वाले को कर रहे हो चाहे किसी को कर रहे हो तो संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो संदर्भ में सेम आपको इसी प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, चैप्टर का नाम हिंदी नहीं आपको संस्कृत के लिखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, आपको संस्कृत के फलाने चैप्टर नामक पाठ से लिया गया है। अब इसके लेखक नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि संस्कृत में लेखक उसमें नहीं दिया रहेगा, तो आप सिर्फ चैप्टर पाठ का नाम लिख के छोड़ सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर इसका क्या करना है, लास्ट में व्याख्या। अब घुमा फिरा के इसका व्याख्या कर देना, बस राइटिंग थोड़ा सुंदर कर लेना। अब दिए गए श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ दो आपको, अथवा फर्स्ट सेकंड, तो आपको जो इसमें लगे कि आप जो पढ़ के आए हो, मतलब जो आपको लगे कि सिंपल है, इसका अर्थ आप निकाल सकते हो। नहीं भी निकाल पाओ फिर भी निकाल के आना, कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना। तो आपको क्या करना है, संकेत, उसी प्रकार संदर्भ लिखना है।
संदर्भ में आपको उसी प्रकार लिखना है, इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, इसमें लेखक का नाम नहीं लिखना है। इसके बाद फिर आपसे क्या पूछेगा, 9वां में निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। होश उड़ जाना, अंधे की लकड़ी होना, आम के आम गुठलियों के दाम, दाल में काना होला है, यानी कुछ गड़बड़ होना, होश उड़ जाना, ठीक है। तो कुछ भी आप इससे लिख सकते हो, उसका एक का ही करना है, चारों में से किसी एक का करना है। अब देखो इसके बाद क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प को चयन कीजिए। तथेति का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तत् प्लस इति, तथा प्लस इति, तथे प्लस अति, तथा प्लस अति। तो जो सही लगे आपको टिक लगाना है। मधवरी का सही संधि विच्छेद क्या है, हरीश सोते का सही, मतलब आपसे 3 पूछा है, ठीक है, तो आपको तीनों का आंसर देना है। तो इसी में नंबर कटता है, तो 3 नंबर, अगर इसमें आप गलती करते हो तो 3 नंबर आपके गायब हो जाएंगे। तो इसी की वजह से बच्चों का 70-72 के नंबर आसपास रह जाता है। अगर आप ये सब को सही करते हो, ठीक है, संधि विच्छेद मुहावरे को जब सही करते हो, और जो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 नंबर वाला, अगर आप जितना सही करोगे 1 नंबर का क्वेश्चन, आपको हिंदी में उतना ही चांस रहेगा कि आपके नंबर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या पूछा, दिए गए निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प करना। राजा नाम शब्द में विभक्ति वचन कौन सा है, तो आपको लगाना है। सरित तसु शब्द की विभक्ति वचन क्या है, तो आपको इसमें सही लगा। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ, मतलब अंश का सही अर्थ क्या है, कंधा और हिस्सा है, ठीक है, अगर आ जाए तो इसको लगा देना। 1 नंबर आपको सही शब्द बोलेगा। अब बात का सही शब्द क्या है, तो जिसका बातें और हवा है, ठीक है, तो आपको इस प्रकार सही आंसर लिखना है। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ, पतंग का क्या अर्थ है, नाग, सर्प, ठीक है, मुझे एक ही पता चल रहा है, ठीक है, और सांप, 2 हो गया। तो आपको ऐसे ही मतलब किसी एक का ही करना है, 3 में से किसी एक का ही करना है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से के लिए एक ही शब्द का चयन करके लिखिए, जिसका कोई शत्रु पैदा नहीं हो, मतलब नहीं हो, तो अजात शत्रु, बिना शत्रु के, उसका कोई शत्रु ही नहीं है। जो बहुत कुछ जानता हो, सर्वज्ञ, मतलब बहुत ज़्यादा ही ज्ञानी है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। मैं भोजन कर लिया, ठीक है, मैं भोजन कर लिया हूँ। क्या मेरा तौलिया सूख गया है, मैं कलम के साथ लिखता हूँ, मेरा बड़ा भाई आ रहा है। तो आपको चारों में से किसी 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद फिर आपसे अगर पूछे 12 में क्या पूछता है, रौद्र रस, भयानक रस, मतलब आपसे ग्रामर पूछेगा 6 नंबर का, मतलब श्रृंगार रस, कड़ू रस, और मतलब इसके जगह पे श्रृंगार रस, कड़ू रस, हास्य रस भी आ सकता है, संदेह अलंकार या रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार भी आ सकता है, और रूपक अलंकार भी आ सकता है। चौपाई, छंद, कुंडलिया, चौपाई यहाँ पर दोहा भी पूछ सकता है, ठीक है, सोरठा भी पूछ सकता है। तो सब पढ़ लेना एक बार, ठीक है। वैसे ही सब मैंने सब पढ़ाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाके आप आसानी से पढ़ सकते हो। अब देखो पत्र लिखने के लिए आ जाए, किसी दैनिक पत्र के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए जिसमें शहर में फैली संक्रामक बीमारी के प्रति नगर जिलाधिकारी यानी कलेक्टर को लिखना है, स्वास्थ्य अधिकारी को आपको लिखना है, ठीक है। पत्र लिखना है तो आप पत्र लिखना, ठीक है। पत्र किस प्रकार लिखना है, देखो पत्र किस प्रकार लिखना है भी आप सबको दिखाते हैं, और निबंध कैसे लिखना है ये भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो एक पेज में आसानी से आप सब पत्र लिख लेना, ठीक है। तो देखो पत्र कैसे लिखना है आप सबको। देखो ध्यान से देखना। तो देखो आपको इसी प्रकार लिखना है कि सबसे पहले उत्तर में क्या लिखना है, सेवा में जिलाधिकारी या किसी चिकित्सा जिसको भी लिख रहे हो आप सब, इसका महोदय, कहाँ से आप जहाँ से भी हो उस जगह का नाम लिखना, और दिनांक, जिस दिनांक को आप सब 24 फरवरी को लिखने जा रहे हो तो 24/2/2025, ठीक है। आप इस प्रकार लिख देना। विषय किस विषय में है, तो क्या विषय था हमारा कि शहर में फैली संक्रामक बीमारी, तो शहर में फैली संक्रामक बीमारी। महाशय मैं आपका ध्यान वाराणसी नगरी में या आप जिस जगह से भी होगे नगरी में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। इधर हाल में ही घनघोर वर्षा और बाढ़, मतलब फिर आपको लिख देना है कि यहाँ पर ऐसी बाढ़ होने की वजह से पानी की गंदगी जम गई जिसकी वजह से बीमारी फैलने लगी। इसके बाद फिर आपको लिख देना है लास्ट में क्या लिखना है, धन्यवाद, और नाम मत लिखना है, XYZ लिख देना, ठीक है। और देखो तो आप इसी प्रकार कर सकते हो। आप देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सा खत्म हो गया आपका। किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र, मतलब बिजनेस करने के लिए लोन के लिए बात कर रहा है अथवा में, ठीक है। अब निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली निबंध लिखिए, तो पर्यावरण पर ही आपको लिखना है। तो आपको एक सिंपल सा पर्यावरण के बारे में आपको हम लिख के दे रहे हैं, पर्यावरण या प्रदूषण के बारे में। सिंपल सा किस प्रकार निबंध लिखोगे,
निबंध किस प्रकार लिखा जाता है उसका भी एक तरीका होता है, ठीक है। तो चलो निबंध के बारे में हम सब देखते हैं। पर्यावरण पर हम सब निबंध लिखते हैं, ठीक है। तो आपको प्रश्न उत्तर नंबर हमारा 40 है। ठीक है, तो आपको इसके ऊपर क्या करना है, निबंध लिखना है। तो आपको क्या लिखना है, पर्यावरण। अब आपको हेडिंग डालना है रूपरेखा, नहीं डाल पाओ तो परिचय डालो, ठीक है। परिचय, अब परिचय में आप क्या लिख सकते हैं, पर्यावरण में क्या क्या है, मतलब पर्यावरण के प्रकार। और पर्यावरण का अर्थ क्या लिखोगे आप सब, पर्यावरण हेडिंग डालोगे, ठीक है। तो देखो पर्यावरण का क्या मतलब होता है, ठीक है। पर्यावरण मतलब, ठीक है, जैसे पर्यावरण क्या होता है, दो शब्द से मिलकर बना होता है, परि प्लस आवरण। यानी परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ। यानी जो चारों ओर से घिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं, पर्यावरण। और पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्यावरण के प्रकार आपको ब्लैक पेन से यहाँ पर लिखना है, ठीक है। पर्यावरण के प्रकार तो 3 प्रकार के होते हैं, लिख दोगे आप सब। सामाजिक पर्यावरण, ये हेडिंग है, ठीक है, ये हेडिंग ध्यान रखना, जितना हेडिंग लिखोगे उतना नंबर मिलेगा आप सबको। सांस्कृतिक पर्यावरण। अब थर्ड क्या है हमारा, सबसे सिंपल है हमारा प्राकृतिक पर्यावरण। अब इसके बारे में आपको क्या क्या लिखना है थोड़ा बहुत सुन लो। सामाजिक पर्यावरण यानी जो समाज ने अपना हिसाब रूल हिसाब बनाया है, ठीक है। सांस्कृतिक मतलब जो हम सब पूजा पाठ करते हैं, जो संस्कृति मतलब जो हमारे परंपरा है, ठीक है, परंपरा जो चलते आ रही है। प्राकृतिक, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण मतलब जो भगवान ने यानी जो प्रकृति ने हमें जो दिया है, जैसे सूर्य, पेड़ पौधा, इंसान, ठीक है। तो सब प्राकृतिक पर्यावरण में आता है। तो आपको 3 हेडिंग डाल देना है और आराम से इसको भर भर के कम से कम 3-4 पेज तक पहुंचा देना, ठीक है। अब अगर प्रदूषण पे पूछे तो आप लिख देना प्रदूषण क्या होता है, धूल डस्ट और कितने प्रकार के होते हैं। तो लिख दो वायु प्रदूषण, और एक होता है हमारा वायु प्रदूषण हो गया, सेकंड हमारा हो जाता है जल, और थर्ड हो जाएगा हमारा मिट्टी, ठीक है, मिट्टी प्रदूषण। और एक हमारा हो जाएगा रेडियो मतलब ध्वनि प्रदूषण लिख सकते हो, ठीक है। और एक लिख देना रेडियो धर्मिक, ठीक है, या ध्वनिक भी लिख देना। तो 5 प्रकार इसके लिख के इसको एकदम आराम से डिटेल में बता देना। अगर पर्यावरण आए तो पर्यावरण में सब डाल देना, मतलब सब कुछ कर लेना, ठीक है। मतलब सारे हेडिंग आपको लिखना है। अब सब आपको अच्छे से इसमें करके आना है। तो समझो कि आपका जो हिंदी में अगर इस प्रकार अगर आप करते हो, ठीक है, तो समझो कि हिंदी में आपके नंबर नहीं कटेंगे, बस आपको कुछ बात ध्यान देना है। और एक और आता है हमारा अपठित गद्यांश, इस बार से ऐड हुआ है, 2024 से ऐड हुआ है, ठीक है। अपठित गद्यांश, इसमें क्या रहेगा कि एक पैराग्राफ आपको देगा शुरू से लेकर अंत तक, 2 देगा, ठीक है, 2 देगा, जिसमें से आपको एक करना रहता है। अब उसमें से भी आपको क्या करना है, संकेत जरूर लिखना, और इसके बाद फिर उसका जो क्वेश्चन पूछेगा उसको पढ़ पढ़ के आपको आंसर देना है, ठीक है। आपको पैराग्राफ में पढ़ के इसका आंसर देना है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, नोट करके लिख लो कि पीटीओ आपको नहीं लिखना है। बहुत बच्चे अभी हम बहुत सारे बच्चों को कॉपी देखे थे, सारे बच्चों ने मतलब अधिकतर बच्चों ने पीटीओ लिखा है। पीटीओ मतलब जैसे एक पेज खत्म, लास्ट में उन्होंने लिख दिया पीटीओ। भाई पीटीओ तब लिखो ना जब कंटिन्यू, मतलब अगर कंटिन्यू आपको आंसर लिखना है तो पीटीओ नहीं लिखना है आपको, ठीक है। ये मिस्टेक मत करना। अब लास्ट में पीटीओ लिखना जब आपका लिखना बंद हो जाए। और एक चीज़ और, कॉपी चेक करते टाइम पे पता चलाता है, एक चीज़ और नोट करके लिखना, अगर कोई भी प्रश्न, ठीक है, अगर किसी भी प्रश्न का अगर आप सब आंसर लिख रहे हो, ठीक है, मान लो एक पेज है, इसको मानते हुए चलो, अगर आपका यहाँ तक मतलब भर गया, ठीक है, मान लो किसी प्रकार एक पेज भर गया, लिख के ही भरेगा, ठीक है, तो इसके बाद फिर आपको प्रश्न उत्तर यहाँ से नहीं लिखना है, ठीक है। आपको प्रश्न उत्तर यहाँ से नहीं लिख कर नेक्स्ट पेज से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। तो प्रश्न उत्तर आपको नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना है, नए पेज से, पेज मत बचाना, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका आधा से अधिक पेज अगर भर गया तो आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करना, हमेशा स्टार्ट करना, ठीक है। अगर 1-2 लाइन है तो फिर आप यहाँ से लिख सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आप नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करोगे तो आप ज़्यादा बेटर आपको नंबर मिलेगा। और इसी मिस्टेक की वजह से हिंदी के नंबर बहुत सारे कटते हैं। उम्मीद रहती कि हमारी, देखो हमें उम्मीद थी कि हमारी हिंदी में 87 नंबर आएगी, ठीक है, और आया था 72 नंबर। तो ये गलती बिल्कुल मत करके आना, गलतियों से इंसान सीखता है। तो आपको अपनी गलती बता रहे हैं कि ये गलती कभी मत करके आना, ठीक है। बाकी हिंदी में तो सब सही था, अब पता नहीं, अब बस आपको क्या करना है, राइटिंग सही लिखना है। और फिलहाल अभी बहुत बच्चे का कॉपी देखे हैं हम, ये फिलहाल ये 2022 का है, ठीक है। तो 2023-24 वाले बच्चे का जो भी कॉपी देखे हैं हम,
तो आपको इसी प्रकार लिखना है। और मैंने गलती की थी कि यहाँ से लिखने के बाद यहाँ तक अगर मेरा पेज भर गया तो हम यहीं से स्टार्ट कर देते थे। जो एग्जामिनर नहीं यहाँ पर देख पाता है जल्दीबाजी में तो नंबर नहीं दे पाता है, तो आपको एक गलती नहीं करना है, मिस्टेक। बाकी मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को बता देना कि हिंदी की कॉपी ऐसे लिख के आना है तभी नंबर मिलेंगे। और मास्टरमाइंड पढ़ते रहो और अपनी तैयारी करते रहो, ठीक है। अगर मास्टरमाइंड नहीं होगा तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो और वहाँ पे आपको हिंदी के सारे चीज़ आपको मिल जाएंगे। अगर जिन बच्चों के पास मास्टरमाइंड नहीं होंगे, वैसे 99% बच्चों के पास मेरे हिसाब से क्वेश्चन बैंक होगा, तो आप सब क्वेश्चन बैंक से पढ़ो, वही अभी फायदा करेगा। जितना स्पीड से पढ़ोगे उतना सही। एक नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ो, संधि विशेष देखो, और मतलब जो एक नंबर में पूछे जाते हैं ना उस चीज़ को भी ज़्यादा ध्यान दो। जैसे अभी ग्रामर पढ़ो 2-2 नंबर का, और पत्र देख लो किस प्रकार लिखते हैं, निबंध कैसे लिखते हैं, एक बार लिख के प्रैक्टिस करके जाओ। जितना प्रैक्टिस कर लोगे ना उतना सही रहेगा। एक बार भी मतलब प्रैक्टिस करके जाओगे तो सही है। संधि विच्छेद पे ध्यान देना और निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करें, इसका भी देख लेना, ठीक है। और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध लिखिए, ठीक है। तो यहीं पर मिस्टेक होता है एक नंबर में ही। जब एक नंबर कैंसिल हो जाता है तो नंबर आपके कम आते हैं, तो इसका ध्यान रखना। नंबर आपके इसी की वजह से बढ़ेंगे। क्लास 10th में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, एक नंबर का सारा सही था तो आराम से अच्छे नंबर आए थे, 88 आए थे। तो आपको यही करना है, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं करना है, जो मिस्टेक बहुत बच्चे करके आते हैं। जो जो भी बताएं उसको नोट करके चलना और उसको जरूर एग्जाम में अप्लाई करना, तभी आपके नंबर और अच्छे आएंगे। बाकी मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।